हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग सारे के सारे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ना मेरे भाई पेपर फर्स्ट के, वो सारे करने वाले हैं। आपसे मैं इतना वादा करता हूँ कि आप जब इसको लास्ट तक देखोगे आपको एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा कि हम लोगों ने वाकई में अच्छे क्वेश्चन किए हैं। आप प्रीवियस से लगा के देखो, मैक्सिमम रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन MCQ में 100% आने हैं मेरे भाई, इतनी मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से पढ़ेंगे। बोला गया है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन से उद्देश्य बताए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से रखा हो। आप बोलोगे छात्रों के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना चाहिए, बिल्कुल देखो सही बात है, जेन्युइन बातें हैं, पढ़ने में ही आपको लगेंगी। छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना चाहिए, सही बात है। अब देखो दो जब सही हो गए हैं तो उपर्युक्त सभी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये आपसे क्वेश्चन 2015 या 16 में पूछा गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें अगले प्रश्न की मेरे भाई, आप बोलोगे अगला क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा में आपसे बोला गया है कि उपसंपदा संस्कार जो है वो कितने वर्ष में होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है बहुत बार और मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा मार्कर को और बड़ा कर लेता हूँ। आप बोलोगे भैया 20 वर्ष की उम्र में हमारा क्या होता है, बोलोगे 20 वर्ष की उम्र में होता है उपसंपदा संस्कार। क्या होता है? उपसंपदा संस्कार। साथ ही साथ याद रखना जो प्रवज्जा संस्कार होता है एंट्री के टाइम, वो भी आपसे पूछा जा सकता है कितने उम्र में होता है। आप बोलोगे 8 वर्ष में होता है प्रवज्जा संस्कार। और इसके बाद ये कितने समय तक प्रोसेस चलता है, 12 वर्ष तक आपकी ये वाली पढ़ाई कंप्लीट होती है। देन आपका मेरे भाई 20 वर्ष की उम्र में होता है उपसंपदा संस्कार। किसी भाई को कोई समस्या है इस बात में, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। प्रवज्जा का आपसे अर्थ अगर कभी कभी पूछ दिया जाए कि अर्थ क्या है, आप बोलोगे इसका अर्थ होता है बाहर जाना, ठीक है, यानी घर से बाहर पढ़ाई के लिए निकल जाना, ऐसा आप मान सकते हो अपने मन में याद करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा में आत्म उदाहरण, ठीक है, अनुसरण, निर्देशन, अध्याय, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर जो है भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने के लिए शिक्षाविद ने बल दिया। कौन से ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों पे बल दिया, यानी उन्होंने अनुसरण पे बल दिया है, निर्देशन पर दिया है, अभ्यास पर दिया है, चिंतन और समावेशन पर भी दिया है। जल्दी से बताएंगे मेरे भाई आप लोगों में कौन कोई है जो आंसर बता सकता है। आप बोलोगे भैया हमें पता है, इसका हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन जी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधाकृष्णन जी हो जाएगा। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, सुनना। एक तो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो है इनका संबंध किससे है। आप बोलोगे उच्च स्तरीय शिक्षा से इनका संबंध है, उच्च शिक्षा से। उच्च शिक्षा के संबंध में मेरे भाई आपने एक नाम सुना होगा, विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जब हुआ है तो उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं। ये मेरे भाई आयोग की स्थापना कब होती है, कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो 4 नवंबर सन 1948 में होती है। 1948 में इसकी स्थापना होती है। 1954 में तो आपका मेरे भाई वुड का घोषणा पत्र होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटें हैं जो मेरे माइंड में रहती हैं तो कभी कभी मिक्सड आउट हो जाती हैं, पर आपको भी मेरे भाई क्या करना है, इन्हें अच्छे से याद रखना है। 4 नवंबर सन 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि राधा कृष्णन आयोग का गठन कब होता है। राधा कृष्णन आयोग जो कि शिक्षा आयोग है, इसका गठन कब होता है, तो याद रखिएगा सेम है, इसी को बोला जाता है राधा कृष्णन आयोग भी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, याद रखेंगे। कोई समस्या किसी को, बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा। आप सुनो, एक तरीके से अगर हम बात करें बालोद्यान की, किसकी बात करते हैं, आप बोलोगे अगर हम बात करते हैं बालोद्यान की, ठीक है ना, तो आप बोलोगे बालोद्यान का मतलब हो गया बालकों का उद्यान, यानी एक तरीके से जो उपवन है, जो बाग है वो पूरा बालकों का है, ऐसा बोलना। तो इसी को हम लोग मेरे भाई किस नाम से जानते हैं, आप बोलोगे ये हमारे फ्रॉबेल जी ने एक विधि दी जिसको हम बोलते हैं किंडरगार्टन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आप बोलोगे भैया इसे हम बोलते हैं किंडरगार्टन प्रोसेस, किंडरगार्टन विधि। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किंडरगार्टन विधि के संस्थापक कौन है, स्थापना किसने की, आप बोलोगे फ्रॉबेल ने की है। कब की जाती है, आपसे ये भी पूछ सकता है, तो 1839 ईस्वी में मेरे भाई इसकी स्थापना होती है। इस बात को भी याद रखेंगे, 1839 में होती है। नाम है किंडरगार्टन, बालोद्यान विधि बोलेंगे। फ्रॉबेल ने इसकी स्थापना की और इन्होंने मेरे भाई एक बाग,
शिशु को पौधा, पाठशाला को बाग और शिक्षक को माली बोला है। माली है शिशुओं को, जो पौधे हैं उनको पानी देगा, सींचेगा, तो बाग की क्या होगी, उन्नति होगी। यानी पाठशाला जो है एक तरीके से बाग है, उसमें बच्चों की उन्नति के लिए इसे माली बनाया गया। ठीक है, ऐसे याद रखो, आराम से याद रहेगा। फ्रॉबेल ने बात बोली है, इस बात को याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सारे करवा रहा हूँ, जितने भी करवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे आपसे पूछे जाएंगे, देखना। अगला क्वेश्चन है, मानटेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया। इसे आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा आपके डिटेल्स में नहीं पूछता है। आगे पूछ रहा है, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं और भी लिख दूंगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। महाराष्ट्र से तो हुआ था शिक्षा प्रारंभ, जनसंख्या शिक्षा प्रारंभ, लेकिन याद रखिएगा इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी कि जनसंख्या क्या पूछा जाता है भैया, ध्यान से देखना। जनसंख्या शिक्षा की प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई। प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार, प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ। इसका आयोजन ये की जगह का होना चाहिए ना, वैसे मुझे लग रहा का ज़्यादा सूटेबल लगेगा। ये जनसंख्या शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन पूछा जाए कहाँ हुआ, आप यहाँ पे मत लगा देना, वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, वो चेन्नई में हुआ है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं। वहाँ पे भी आपको मुंबई और महाराष्ट्र वगैरह दे रखा होता है, आप जल्दबाजी में वो टिक कर सकते हो। याद रखना, प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार जो होता है जनसंख्या शिक्षा का वो चेन्नई में होता है। प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो महाराष्ट्र से होता है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, देखने में सेम लगते हैं पर आंसर अलग हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया। याद रखिएगा, धारा 45 के अंतर्गत इस बात को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो आप बोलोगे 21 के का अनुच्छेद में ये बात है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा जो है प्राप्त करवाई जाए। ठीक है ना, आप बोलोगे भैया ये बात समझ में आ गई। आपसे पूछ सकता है कि ये वाला जो संविधान संशोधन हुआ, कौन से संविधान संशोधन से 21 के का को जोड़ा गया। आप बोलोगे भैया संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। पूछ सकता है किस सन में हुआ था, आप याद रखना भैया 2002 में होता है। ठीक है, इसी के संबंध में एक चीज़ और आप याद रख सकते हो, अगर आप चाहो तो ये याद रख सकते हो कि जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है, शिक्षा अधिकार अधिनियम है, वो कब पारित होता है, बोलोगे वो 2009 में आता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो मेरे भाई 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चन आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला बोल रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये वाला सिंपल क्वेश्चन था जो आप आराम से कर लोगे। आगे आ जाओ, अगला पूछ रहा है जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार। ये देखो प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार पूछा है तो इस बार मुंबई नहीं लगाना है, ये चेन्नई में होता है, याद रखिएगा। आगे आओ, बोला है अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। लैंगिक असमानता का मतलब होता है जो स्त्री और पुरुष के बीच में ये भेद होता है, ये बोलते हैं लैंगिक असमानता। जैसे आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, सीटेट में आपका एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन आता है कि खेलने के लिए जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनको कार दी जाती है और जो लड़कियाँ होती हैं उनको गुड़िया दी जाती है। ठीक है, तो ये लैंगिक असमानता या रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से हम लोगों का माइंड सेट है कि हम लोग लड़के जो है वो कार चलाएंगे और लड़कियां जो है वो गुड़िया खेलेंगी। ये माइंड सेट छोटे से जो होता है कुछ घरों का। वैसे अब तो आपको पता है कि कार कौन चला रहा है, ठीक है, और गुड़ियों से कौन खेल रहा है। आगे देख लो, ये एपिक लाइन थी, अगर ध्यान से समझोगे तो। अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। देखो कैसे, किताबों को पढ़ाकर तो नहीं किया जा सकता, पढ़कर भाषण सुनाकर भी नहीं किया जा सकता है। असमानता रखने वाले को दंड तो बिल्कुल नहीं, देखो दंड दे करके बच्चों को कभी नहीं को सिखाना है। असमानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके, उन्हें खुद दिखाओ, एग्जाम्पल दिखा करके कि भैया ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो कैसा लगेगा, ये तुम्हारे साथ हो तो कैसा लगे। ठीक है, क्या तुम्हें यह अधिकार नहीं है जो इनको है। इस तरीके से चीज़ें जब आप उनको खुद से फील कराना है, स्वयं में उन्हें निर्भर ऐसा बनाना है कि वो स्वयं से चीज़ों को सोच पाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल था, पूछा जा रहा है दिवा स्वप्न जो है वो पुस्तक के लेखक हैं। दिवा स्वप्न नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक मेरे भाई गिज्जू भाई वधेका जी हैं, गिज्जू भाई वधेका है। ठीक है, अब याद रखिएगा आपसे, एक तो दिवा स्वप्न एक इनकी पुस्तक है, एक पुस्तक इनकी और दी जाती है जो कभी कभी पूछ देती है कि प्राथमिक शाला में भाषा,
प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये भी मेरे भाई किसकी बुक का नाम है? आप बोलोगे ये भी बिजू भाई बधेका की ही एक पुस्तक है, जो मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत है? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है। आगे पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? अनौपचारिक शिक्षा के बारे में मैंने आपको जो 4 घंटे कुछ मिनट की जो क्लास थी हमारी मैराथन, 4 घंटे की आई थिंक थी, वो उससे ज़्यादा ही थी। इस क्लास को अगर आप देखते हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन पता होंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सारी बातों पर डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी क्लास है तो लोगों को बोर हो सकता है, बोर हो जाए, पर लेट लगा के आपको अगर 2x पे देखोगे, 2x पे पूरी क्लास सुन लो तो आपको बातें समझ में आएंगी। उसमें मैंने आपको औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा के बारे में बड़ा डिटेल्ड में बताया है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षाएं होती हैं जिनका ना तो स्थान निश्चित होता है, न समय निश्चित है, और ये एकदम स्वतंत्र होती हैं। तो ये तीनों बातें एकदम सही हैं, इसलिए उपर्युक्त डी एकदम जो है आंसर इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया होगा कि अनौपचारिक शिक्षा जो है, अनौपचारिक शिक्षा ये वह शिक्षा है जिसमें किसी तरीके की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। ना तो कोई फॉर्म भरना है, ना तो आपको कहीं पे जा करके कोई इंटरव्यू देना है। ठीक है, या आप जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है, व्यापक शिक्षा की तरह है ये। ठीक है, और संकुचित शिक्षा का संबंध औपचारिक शिक्षा से है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आपको ये सारी बातें मेरे भाई पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आप याद रखना कि शिक्षा से संबंधित जो डेफिनेशंस है ना, परिभाषाएं, उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। 100% 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। आपको कोई 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप बोलोगे एक आप अरस्तु की याद कर सकते हो, एक आप सुकरात की देख सकते हो, एक आप स्वामी विवेकानंद का देख सकते हो, परिभाषा जो उन्होंने दी है स्वामी विवेकानंद, एक मेरे भाई महात्मा गांधी हो जाएंगे, और एक टैगोर जी हो जाएंगे। तो ये मेरे भाई मैं मानता हूँ कि आप अगर इन 5 लोगों को देखते हो तो आपका नंबर वहाँ से बन सकता है। ऑलरेडी आपसे प्रीवियस ईयर में कौन कौन सी पूछी गई है? आप बोलोगे भैया देखो टीपी नन की हमसे पूछ ली गई है पहले। दूसरे नंबर पर अगर बात करोगे आप, और किसकी पूछी गई थी? आप याद करो, जब टीपी नन की पूछी गई है, और आई थिंक प्लेटो की पूछी गई है, आई थिंक। ठीक है, देखिएगा प्रीवियस ईयर में आप, ये 2 पूछी जा चुकी हैं, तो कोई भी इनमें से एक अब आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का। आप बोलोगे भैया कंफर्म है हिंदी को दिया गया। साथ ही साथ एक बात और याद रखना, जो मदरसा होता है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मदरसा में जो उच्च शिक्षा दी जाती है, बोला जाए कि वो किस भाषा में दी जाती है। आपको इसमें एग्जाम्पल में मेरे भाई उर्दू भी देता है ऑप्शन में, आपको अरबी भी देता है, आपको संस्कृत भी देता है, और आपको फारसी भी देता है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया मदरसा में जो भाषा दी जाती है वो ना तो उर्दू में दी जाती है, ना अरबी में, ना संस्कृत में, वो फारसी में दी जाती है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी, वरना आप जल्दबाजी में उर्दू लगा दोगे भैया। ठीक है, आपको याद रखना मदरसा में जो दी जाती है वो फारसी में दी जाती है, उच्च शिक्षा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो मदरसा है वो दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है व्याख्यान। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका जो है फारसी भाषा का ही एक शब्द होता है। अब आप जरा एक बात मुझे ये बताएंगे कि जो कुतुब शब्द है ये किसका फारसी भाषा का, इस मतलब ये किससे फारसी भाषा से बना? जैसे मदरसा का है फारसी भाषा शब्द दरस, ऐसे आपको बताना है कि ये किसका है? कुतुब। अब याद करने की कोशिश करो, मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया और इसका अर्थ क्या होता है, सारी बातें बताई हैं। अब जल्दी से ये बात आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है अगर क्लास देखी है तो। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, बात किसने कही? हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, दूसरा पढ़ा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, और एक चीज़ और हमने पढ़ी थी मेरे भाई, जल्दी से याद करो, शिक्षा एक द्विमुखी थी, शिक्षा एक त्रिमुखी थी, शिक्षा जो है बहुआयामी प्रक्रिया थी, बहुआयामी प्रक्रिया थी। तो बहुआयामी तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के अनुसार है, कोई एकदम फिक्स आदमी नहीं है इनके लिए। एडम ने मेरे भाई बोला ही है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इनके अकॉर्डिंग मेरे भाई होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये बोलते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक होता है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला, एक वाचन करने वाला और एक उसे सुनने वाला, 2 लोग होते हैं। यानी इनके हिसाब से शिक्षक और शिष्य जो विद्यार्थी है वही इनफ है इसके लिए। लेकिन त्रिमुखी प्रक्रिया जो दी वो दे दी मेरे भाई ड्यूई ने। ठीक है,
ड्यूवी ने बोली। तो जॉन ड्यूवी बोलते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। मान लिया आपने कि एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, लेकिन बोलने वाला जो बोलेगा उसे कहीं से पढ़ेगा भी। ये जो पाठ्यक्रम है इसे आप अगर भूल जाओगे तो आप इसको क्या पढ़ाओगे बताओ। इसे पढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए भी इसका माध्यम जो इसे पढ़ाना है। तो उन्होंने बोला कि शिक्षक है, विद्यार्थी है और साथ ही साथ में पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल है। तो याद रखना त्रिमुखी का मतलब तीन मुखी यानी त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जो कि बोला है जॉन ड्यूवी ने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से बोलोगे हाँ भैया, बढ़िया समझ में आ रही। आगे देखते हैं कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पे आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो भावनाओं में बह करके विकास नहीं बता देने हैं। ठीक है, आपसे बोला शारीरिक विकास है, क्या बोलोगे? नहीं। बहिर्मुखी विकास है, बहिर्मुखी विकास मेरे भाई क्या होता है? आंतरिक विकास है, क्या आंतरिक विकास क्या होता है? ये सारी बातें अलग हैं। ये तो शिक्षा, हमें इनका उद्देश्य है शिक्षा का हमें विकसित करना। लेकिन शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद होगा शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शब्द से बनता है, जो कि शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बनता है मेरे भाई। ठीक है, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बनता है। शिक्ष का अर्थ मेरे भाई होता है सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना। ये बातें याद रखना। ठीक है, यहाँ पूछा गया है दूरवर्ती को कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा क्या होती है? दूरवर्ती मतलब दूर से, वर्ती मतलब ग्रहण की गई शिक्षा, जो शिक्षा दूर से ग्रहण की जाए। जो दूर से ग्रहण की जाएगी उसे दूरस्थ शिक्षा बोलेंगे। लेकिन भैया दूरस्थ शिक्षा जो है वो स्वतंत्र शिक्षा भी होती है, स्वतंत्र अध्ययन है। जब मन होगा तब कल क्लास आपने ऑनलाइन ले ली, अभी नहीं ली, सुबह मन है, रात में मन है, 12 बजे मन है। अब से पत्राचार शिक्षा मतलब क्या? पत्र भेज दिया, वो कभी भी पढ़े। तो एक तरीके से ये तीनों के तीनों दूरस्थ शिक्षा के एग्जाम्पल हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो है डी एकदम राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये बात हमारी हो जाएगी उपर्युक्त शिक्षा से संबंधित। अब याद रखना दूरस्थ शिक्षा के लिए एक ओपन यूनिवर्सिटीज खोली गई थी इंडिया में, जिसका नाम था इग्नू। इग्नू, ठीक है, IGNOU, इग्नू मेरे भाई था। और बताना है तुम्हें, ये ऐसे साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब मेरे भाई ये जो बताओ इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय बना था, इसकी स्थापना कब होती थी? जल्दी से बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कब हुई है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे बोला कि शिक्षण के 3 केंद्र कौन से होते हैं? शिक्षण के 3 केंद्र वही जो त्रिमुखी प्रक्रिया में हमने पढ़ा था, यानी अध्यापक होता है, बालक होता है और एक पाठ्यक्रम होता है जो उसे पढ़ाया जाता है। अकॉर्डिंग टू किसके मेरे भाई बोलोगे? ये बात बोली गई है जॉन ड्यूवी के हिसाब से। जॉन ड्यूवी के हिसाब से ये बात कही गई। कोई भाई को किसी भी तरीके की समस्या है तो बता देना। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बोला जा रहा है कि गांधी जी के दर्शन के अनुसार जो छात्रों की क्रियाशीलता, छात्रों में एक्टिविटी के लिए क्या करना चाहिए? आप बोलो मैं, ये कौन से पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? इतिहास तो ऑलरेडी है, भूगोल है। हस्तकला अगर एड ऑन कर दी जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? एक्टिविटी में वो मेरे भाई क्या हो जाएगा? ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है, हस्तक्रिया, हस्तकला का मतलब है हाथ से करने वाली कलाएं, तो वो हो जाएगा क्रियाशीलता, उसमें रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, एक्टिव रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये एक बुक है और ये इनमें से किसी एक ने लिखी है। अब आपको बतानी कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखी है। आप बोलोगे भैया अभी हमने पढ़ा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, और यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर एक तो बालक आ जाएगा, एक सुनने वाला सुनाने वाला, दोनों आ गए, दोनों डेमोक्रेटिक है। ठीक है, और एक एजुकेशन के लिए हमें बुक चाहिए। ये मैंने याद करने के लिए से बताया, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखो, एक ये, एक ये, एक ये। किसने बात बोली? जॉन ड्यूवी ने, जॉन ड्यूवी। तो ऐसे भैया याद कर लो कि जॉन ड्यूवी की बुक है ये, डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, जरा याद करो। गिजू भाई बदेखा की 2 बुकें बताई हैं। एक तो दिवा स्वप्न बताई थी, और दूसरी मेरे भाई जरा बताओ कौन सी बताई थी? प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षा। तो ये आपको मैंने 2 बुकें इनकी बताई हैं और एक भैया बुक इनकी है। इन बातों को याद रखना। बाकी आपको पता महात्मा गांधी की भी कुछ बुक्स हैं, कुछ पत्रिकाएं हैं, उनके बारे में भी याद कर लेना। पूछ दी जा सकती हैं आपसे महावीर जी की, स्वामी विवेकानंद की, और साथ ही साथ टैगोर जी की भी याद कर लेना। और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट आपको बुक्स इनसे रिलेटेड हैं वो याद कर लेना, 2 याद कर लेना जो उनकी वायरल हों। फेमस वाली ही पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है?
समान गुणवत्ता वाले जो स्कूल हैं वो समान रूप से सभी को समान अवसर देते हैं, इस एक संपूर्ण घटक है। ये बात किसने कही है? अब बोलोगे बात की है लुईस किसबर्ग की। ये बात जो है ये लुईस किसबर्ग की है, यानी ये कथन लुईस किसबर्ग का है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोल दिया गया तो आप सोचते रह जाओगे वहाँ पे। नेक्स्ट वन आपसे बोला गया है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान में अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया। आपको पता है, अभी मैंने बताया था 45, ठीक है। आर्टिकल कौन सा था मेरे भाई? आप बोलोगे 21 का जोड़ा कब गया? 86वें संविधान संशोधन से। कब? 2002 में। और शिक्षा अधिनियम कब हुआ था? 2009 में। ये सारी चीज़ें आपको मेरे भाई रट लेनी है एकदम खतरनाक तरीके से। कैसे रट लेनी है? आप बोलोगे एकदम खतरनाक तरीके से। बोला गया है कि जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। जनसंख्या शिक्षा किस लिए आवश्यक है? बालाश्रम को बढ़ाने के लिए नहीं मेरे भाई, बालाश्रम को थोड़ी ना बढ़ावा देना है। पाठ्यक्रम के विषय पढ़ाने के लिए नहीं, सबको रोजगार देने के लिए। अच्छा, जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। दिस इज अ सुइटेबल आंसर। जीवन की जो गुणवत्ता है उसे स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए ही जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। अगर ये बताओ, जब जनसंख्या की शिक्षा नहीं होगी, सबको रोजगार मिल जाएगा क्या जनसंख्या शिक्षा से? एक हो सकता है कि तरीका एक है, लेकिन उतना सूटेबल नहीं जितना पहला वाला है। तो हमें लेना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये चीज़ें जब आपको करनी पड़ती हैं चूज, तब आपको दिक्कत होती है। जब आपको दिखता है कि 4 में से 3 गलत है, 1 सही है, देन आप वो चीज़ आराम से कर लेते हो। लेकिन जब पता होता है कि इन तीनों में से ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, फिर तो आपको पता चलता है अब इस समय से वही चूज करना है जो सबसे बेस्ट है। आगे देखो, बोला गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? मेरे भाई जल्दी से बता दो। आप बोलोगे भैया 16 अप्रैल सन 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की जाती है। ये एक सन लिखा है यहाँ पे 1976। ये वही सन है जिस सन में भैया हम लोग शिक्षा को क्या करते हैं? आप बोलोगे इसी सन में शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड किया जाता है। ये बात भी हमको याद रखनी है। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? 1976 में। इससे पहले बोला जाए शिक्षा किस सूची का विषय था, तो भैया ये राज्य सूची का विषय था। इन बातों को भी आपको याद रखना है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। बोला है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को विभक्ति करना ही शिक्षा है। ये बात किसकी है? मनुष्य के अंदर के जो छुपे हुए विचार हैं उनको प्रकाश में लाना, इस तरीके से भी ये बात बोली जाती है। प्रकाश में लाना, किसने ये बात बोली? स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है कि मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाश में लाना या प्रकाशित करना या उजाले में लाना। इस तरीके के जितने भी स्टेटमेंट आएंगे सबके सब मेरे भाई इन्हीं के होंगे। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। किसी भाई को कोई समस्या है क्या? जल्दी से बता देंगे। अब बोलोगे भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरीके से बात समझ में आ गई है। अब जरा बताओ, अगर आपसे बोला जाए टैगोर जी ने क्या बोला था, पता है किसी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला? ये बोलते थे कि शिक्षा मस्तिष्क को उस योग्य बनाता है। ये बोलते हैं कि शिक्षा मस्तिष्क को इस योग्य बनाता है। इसका मतलब है योग्य बनाना, ऊपर की तरफ मैंने एरो बना दिया। इस योग्य बनाना है जिससे कि वो सत्य को पहले तो क्या करे, पहले तो वो पहचान सके, ठीक है, फिर उसे अपना सके और फिर उसे अभिव्यक्त कर सके। बात आ गई समझ में? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि पहले वो सत्य को पहचान सके, उसे अपना सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। स्वामी विवेकानंद का भैया सरल तरीके से कैसे याद करें? ऐसे कि भैया ये अंतर्निहित चीज़ों को क्या करता है? जो आपके अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो आपके अंदर अंतर्निहित विचार हैं, उनको भैया प्रकाश में लाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। बस इतना सा स्टेटमेंट इनका याद रखना है। ऐसे ही लिखा करो जैसे मैंने लिखा। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है किसी चीज़ को लिखने की। आपने रीड पूरा किया है पर लिखे की पॉइंट्स हैं ओनली, और की पॉइंट्स आपको पूरा का पूरा जो है उसको दिखाते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। कोई समस्या किसी भाई को? जल्दी से बताओ भैया अरस्तु ने क्या बात कही है, बता दो जरा। कैसे लिखोगे शॉर्ट में? आप बोलोगे भैया अरस्तु का सबसे बढ़िया है। यहाँ पे ऐसे स्वस्थ लिखते हैं, एक तरफ लिख देते हैं शरीर और एक तरफ लिख देते हैं मस्तिष्क। हो गई इनकी पूरी। भैया इसका मतलब क्या हुआ? अरस्तु ने बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या होता है? शिक्षा होता है। शिक्षा का अर्थ होता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ। अब जरा महात्मा गांधी के मेरे भाई ऐसे ही बताओ क्या इन्होंने बोला, इन्होंने किसे उत्कृष्ट करने की बात की है? मैंने आपको हिंट दे दी है, जल्दी से बताना। किसी बालक या किसी आत्मा या व्यक्ति का क्या उत्कृष्ट करने की बात की है? पूरी की पूरी डेफिनेशन ही इनडायरेक्टली बता दी है, पर आपको पूरी बातें हमें समझानी पड़ेंगी, ठीक है।
आगे बढ़ जाएं भैया अगले पे। बोलोगे बिल्कुल भैया आगे बताओ। जरा सुनना, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि पर्यावरण अधिनियम संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू हुआ। तो बोलोगे जरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मेरे भाई कब लागू होता है? आप बोलोगे भैया 1980 में होता है कि 1982 में होता है कि 1986 में कि 1988 में? आप बोलोगे भैया मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। अच्छा भैया ऐसे कैसे? मैंने कहा क्योंकि हम लोगों को ये बात पता है ना कि 1986 में हुआ था। भैया डेट अगर पूछ दी जाए तो याद रखना 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986 को क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मेरे भाई लागू हो जाता है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इस बात को आपको याद रखना है। जल्दी से बोलो, किसी भाई को कोई भी समस्या है? भैया 1986 सन क्या इम्पॉर्टेंट है अपने आप में? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। सुनना जरा, 1986 एक ऐसा सन है जिसको हमें बहुत याद रखना है। एक नंबर पे तो आपको मैंने बता ही दिया यहाँ पे कि ये हमारा पर्यावरण संरक्षण नियम लागू होता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू होता है। ये तो एक बात थी। दूसरी बात भैया बताओ जरा 1986 में हमने क्या पढ़ा है? याद करो मेरे भाई, आपको याद आ जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम लोग बात करें, फिर आप याद करना भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब हम लोगों ने क्या किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये जो आई थी इसमें जब हम लोगों ने संशोधन किया था तो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 था वो, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। साथ ही साथ भैया और कुछ था क्या 1986 में? आप बोलोगे भैया राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा अधिनियम भी तो आया था, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा। तो मेरे भाई राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये सारे के सारे 1986 में हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार जब संशोधन होता है तो वो 1992 में होता है। इसी के बाद को हम बोलते हैं नवीन शिक्षा नीति, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से इसे जानते हैं। और सबसे बड़ी जो बात ये याद रखना कि जो लेटेस्ट वाली सबसे बाद वाली आई हुई शिक्षा नीति है वो 2020 को आती है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है? कोई समस्या किसी को? इसका स्ट्रक्चर क्या था? 5 3 3 4 मैंने आपको पढ़ाया था क्लास के अंदर। आगे सुनना जरा, अगला क्वेश्चन आपको ये क्या दे रखा है? अरे यार ये क्वेश्चन तो दे रखा है लेकिन ये क्वेश्चन, अरे ये क्या दे रखा भाई? मैं आप लोगों को इस बात को बता सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन छपा हुआ है ये कुछ और है, आंसर इसके सारे के सारे गलत हैं। यानी ये इसका मतलब है ये क्वेश्चन ही गलत छपा है, ये क्वेश्चन नहीं छपना चाहिए था यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छपना था क्योंकि ये तो हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं ना भैया कि ये 19 नवंबर सन 1986 में हो चुकी हैं ये बातें। अब हम लोग ये फिर से 1800 में थोड़ी चले जाएंगे। अब सुनो, अगर ये क्वेश्चन हट गया भैया तो फिर इसका मतलब इनमें से कोई आंसर जो होगा वो रिलेटेड होगा। हमने कहा बिल्कुल भैया, क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा 1854 ईस्वी में क्या होता है? आप बोलोगे भैया 19 जुलाई 1854 में एक चीज़ आती है जिसे बोलते हैं वुडका घोषणा पत्र, वुडका घोषणा पत्र। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया होगा आई थिंक, जो कि टाइप गलत हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया, आपको बातें समझ में आ गई, दिस इज़ इनफ, ओके? बाकी ये सारी चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं, इनका हमें कोई काम नहीं है। साथ ही साथ कुछ और सन अगर देखना चाहो तो 1964 से 66 ये याद रखना, कोठारी आयोग आपका दौलत सिंह कोठारी द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। एक और याद रखना 1952, ये आपको याद होगा सितंबर में क्या एक चीज़ हुई थी, मुदालियर आयोग, जिसको हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है? अब जरा मुझे एक बात बताना है, क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ जो का आपको मेरे भाई कमेंट में बताना जिसका आंसर, ठीक है? कमेंट में मुझे आंसर बताना कि जरा हंटर आयोग जो था, हंटर आयोग का जो गठन है वो कब होता है पहले नंबर पे, और दूसरा बताना है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है, उस नाम को भी बताना है कि इसे और किस नाम से जानते हैं, इसका गठन कब होता है हंटर आयोग का। तो ये सारी बातें आपको बता देनी है दोनों की दोनों। बाकी इस क्लास से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ मेरे भाई, ठीक है? तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।